हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। इंट्रोपी साइंस एकेडमी में मैं सचिन राठौड़ आपका दिल से स्वागत करता हूं। आई होप सब खुश होंगे, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे और आई होप आपको जहां पे भी कंसेप्ट्स क्लियर करने हैं तो आप इस चैनल को ढूंढ रहे होंगे। सो लेट्स गो एंड लेट्स बिगिन टुडेज कंसेप्ट। आज हम सीखने वाले हैं इनर्शिया, और इनर्शिया से रिलेटेड है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। तो ये दोनों चीजें हम देखने वाले हैं इन डिटेल, बहुत अच्छी तरीके से। सो लेट्स बिगिन एंड नाउ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन एंट्रोपी साइंस एकेडमी के बारे में। यहाँ पे हम कंसेप्ट्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, उनको इजी बनाते हैं। हम रियल लाइफ एग्जांपल पे ज़्यादा फोकस करते हैं क्योंकि रियल लाइफ एग्जांपल से हम कंसेप्ट को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। सेकंड, हम इसको बहुत ही फन वे में बताते हैं और इंटरेस्टिंग बनाते हैं ताकि स्टूडेंट को बोर ना हो। और सेकंड, अगर जर्नी इजी रहे तो आसानी से समझ में आ सकता है। सो लेट्स बिगिन द कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया। देखिए, इनर्शिया एक ऐसा टॉपिक है जो सुनने में बहुत छोटा लगता है, बहुत छोटा सा कंसेप्ट लगता है, लेकिन यहीं से फिजिक्स की शुरुआत होती है। यहीं से यहीं से हम उन उस न्यूटन ने यहीं से स्टार्ट किया था। जैसे कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ हो गया, सेकंड लॉ हो गया, थर्ड लॉ हो गया। गैलीलियो ने इनर्शिया कंसेप्ट फर्स्ट लाया था, उसमें फ्रिक्शन भी इंट्रोड्यूस किया था। गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट करके देखा था टू चेक वेदर द ऑब्जेक्ट्स आर यू नो अपार्ट फ्रॉम देयर वेट एंड मास, क्या एक साथ जमीन पे गिरते या नहीं गिरते। तो वो एक अलग कहानी है, हमें इनर्शिया पे फोकस करना है। तो शुरू करते हैं इनर्शिया। देखिए, एक नॉर्मल एग्जाम्पल से हम स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हम सब ने ये फेस किया है, हम सब ने इस चीज को एक्सपीरियंस किया है। जब आप स्कूल बस में होते हैं, और स्कूल बस में क्या होता है कि अम, जब बस राइट में टर्न होती है तो हम लेफ्ट में मुड़ जाते हैं। जब बस लेफ्ट में टर्न होती है तो हमारी बॉडी राइट में टर्न हो जाती है। और जब अचानक से ब्रेक लगता है तो हम आगे पुश हो जाते हैं। और जब एक्सेलरेट करती है गाड़ी आगे, एक्सेलरेट मतलब ज़्यादा स्पीड से आगे बढ़ना, तो हमारी बॉडी पीछे हो जाती है। तो कई बार हमारे मन में सवाल आता है कि क्या कोई ऐसी इनविजिबल फोर्स है जो हमारे साथ ये कर रही है, हमें दाएं बाएं आगे पीछे घुमा रही है। और ये चीज़ और भी ज़्यादा बढ़ जाती है अगर हम किसी सिटी बस में ट्रैवल कर रहे हैं और वहाँ पे हमारे पास एक नॉर्मल हैंडल होता है। यूजुअली उसमें बैठने को जगह नहीं होती, और हमारे पास एक नॉर्मल हैंडल होता है जिसको हम पकड़े हुए होते हैं। और होता यह है कि जब ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो आपने देखा होगा, लिटरली लोग एक दूसरे के ऊपर गिरना स्टार्ट हो जाते हैं अगर सिचुएशन वैसी रही तो। अगर गाड़ी एक्सेलरेट होती है तो हम पीछे हो जाते हैं। तो इसमें एज सच कोई इनविजिबल फोर्स नहीं है, ठीक है। फोर्स एक अलग कंसेप्ट है, उसको हम एक अलग वीडियो में समझेंगे। लेकिन इनर्शिया को समझने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि क्या ये ऑब्जेक्ट के अंदर एक नेचुरल टेंडेंसी है। और अगर नेचुरल टेंडेंसी है तो उस नेचुरल टेंडेंसी का काम क्या है, वो कैसे काम करती है। आपने देखा होगा कि बहुत सी गाड़ियों में जो कार होती हैं उनमें एयर बैग्स लगी होती हैं। वो एयर बैग्स क्यों लगी होती हैं? क्योंकि इन केस अनफॉर्चुनेटली अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो उस एक्सीडेंट में क्या होता है कि सडनली ड्राइवर स्टेयरिंग के ऊपर अपना उसका सर लग जाता है जोर से, जिससे उसको वो खून वगैरह निकलना या फिर सर फटना, ऐसी चीजें हो जाती हैं। नॉट टू मेंशन दूसरे को पैसेंजर होते हैं, उनके साथ भी सेम होता है। वो आगे बहुत जोर से पुश हो जाते हैं और नुकसान होने के चांसेस बहुत ज्यादा होता है। तो सडनली एयरबैग्स खुल जाते हैं और वो जो इम्पैक्ट होता है एक पैसेंजर का और किसी भी स्टीयरिंग का, डैशबोर्ड का या फिर सीट का, तो वो रिड्यूस हो जाता है। तो इनर्शिया हम अगर देखें तो अलग अलग जगह पे, हर जगह पे वो मौजूद है, ठीक है। अब इस कंसेप्ट को समझते हैं कि इनर्शिया बेसिकली क्या है। इनर्शिया मतलब एक उसका रेजिस्ट करने का, विरोध करने का, अपोज करने का नेचर है। और एक किसका नेचर है? एक ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट के अंदर ना एक टेंडेंसी होती है, जो टेंडेंसी बेसिकली क्या करती है, उसके स्टेट को
चेंज नहीं होने देती, और जब हम उस स्टेट को चेंज करने की कोशिश करते हैं तो उसका वो विरोध करती है, उसको अपोज करती है, रेजिस्ट करती है। और इसी रेजिस्टेंस को इनर्शिया कहा जाता है। इसी रेजिस्टेंस को इनर्शिया कहा जाता है और इसी से न्यूटन का फर्स्ट लॉ बना है। अब इनर्शिया को एक डेफिनेशन हम देखते हैं कि क्या है। एन ऑब्जेक्ट स्टेज एट रेस्ट or keeps moving in a straight line with the same speed unless someone forces it to change। मतलब एक ऑब्जेक्ट जो है, वो जो ऑब्जेक्ट है वो अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में बना रहेगा, अगर वो ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में चलता रहेगा, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता उस स्टेट को चेंज करने के लिए। इनर्शिया को और भी अलग तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। नॉर्मली हम बोलते हैं इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट चेंज। चेंज माने बदलाव, चेंज माने बदलाव, और इस बदलाव के खिलाफ जाना इनर्शिया का काम है। रेजिस्ट करना, अपोज करना और उसको विरोध करना। इनर्शिया इज द लेजीनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। लेजीनेस मतलब ऑब्जेक्ट्स आलसी होते हैं। हम एक नॉर्मल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट्स आलसी हैं, वो नहीं बदलना चाहते खुद की स्टेट को, और अगर कोई बदलने की कोशिश करता है तो फिर वो ऑब्जेक्ट रेजिस्ट करेगा। लेकिन स्टेट क्या होता है? अब हमने ये तो देख लिया कि इनर्शिया स्टेट चेंज होने को अपोज करता है, रेजिस्ट करता है। तो दो टाइप के नेचुरल स्टेट होते हैं, आप इसको ध्यान रखिए। दो टाइप के नेचुरल स्टेट होते हैं, एक स्टेट है रेस्ट और दूसरी है मोशन। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है या फिर ऑब्जेक्ट मोशन में होता है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग। तो अब रेस्ट को अगर हम देखते हैं तो मैं आपको नॉर्मल एग्जांपल देता हूं। मैं बैठा हूं यहाँ पे, आई एम इन रेस्ट, आई एम नॉट मूविंग। ठीक है, मेरे मेरे अंदर कोई मोशन नहीं है, मैं एक जगह पे खड़ा हूं। आप स्कूल बस में ट्रैवल करते हो, स्कूल बस सिग्नल पे खड़ी रहती है, रेड सिग्नल लग गया, रुक गई, रेस्ट में आ गई, सिग्नल ग्रीन हो गया, आगे बढ़ना स्टार्ट कर दिया स्कूल बस ने, मोशन में आ गई। अगेन कोई ऑब्स्टेकल है, कोई गाड़ी आ गई बीच में, कोई पर्सन आ गया तो वो ड्राइवर ब्रेक लगा देगा, अगेन वो रेस्ट में चली जाएगी, और अगेन जब रास्ता खुल जाएगा तो आगे बढ़ जाएगी। तो ये रेस्ट मोशन रेस्ट मोशन रेस्ट मोशन का जो खेल है ना ऑब्जेक्ट के साथ, हमेशा चलता रहता है। मैं एक दूसरा एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ। हमारी अर्थ है, ये अर्थ जो है ये कंटिन्यूअसली मोशन में है, कंटिन्यूअसली एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, कभी नहीं रुकती। इट इज रिवॉल्विंग अराउंड सन, एक साल में एक चक्कर लगा लेती है। तो पहले रेस्ट को हमने समझा है कि रेस्ट मतलब कोई ऑब्जेक्ट एक जगह पे खड़ा है, एक जगह पे रुका हुआ है, और समय के साथ वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। कोई ऑब्जेक्ट समय के साथ अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है उसको हम मोशन में बोलते हैं। इसका एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पास एक ग्लास है, आई होप ये दिख रहा होगा, लेट मी चेक, ये कैमरा में दिख रहा है नहीं दिख रहा। सी, दिस इज द ग्लास। ठीक है, ये ग्लास है। अब मैं बोल सकता हूं कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, इसमें कोई मोशन नहीं है। अब इस ग्लास को मैं यहां पे ले जाता हूं, इस पोजीशन पे। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब पॉइंट ए से बीच में जब ये ट्रैवल कर रहा है, जब ये मूव हो रहा है, इस अवस्था को मोशन कहते हैं। और जब ये पॉइंट बी पे आके खड़ा हो गया, यहाँ पे रुक गया, अगेन वो रेस्ट में चला गया। अब फिर से देखिए, पॉइंट ए पे ये ग्लास रेस्ट में है, देखिए ये पॉइंट ए पे ये ग्लास रेस्ट में है, ये मोशन स्टार्ट हुआ, अब ये मोशन है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। और अब ये देखिए कि यहाँ इस पोजीशन पे जाने के बाद ये ग्लास रुक गया, जिसका मतलब ये है कि अब ये ग्लास अगेन रेस्ट में पहुंच गया। तो आपको समझ में आया होगा कि रेस्ट और मोशन में क्या डिफरेंस होता है, और यही दो स्टेट हैं, इसके अलावा कोई स्टेट नहीं होती है। यही वो दो स्टेट हैं जिसमें ऑब्जेक्ट रहता है। एक तो रेस्ट में रहेगा,
मतलब वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर रहा है, अदरवाइज वो मोशन में रहेगा जहां पे वो हर समय अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अब एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि इनर्शिया समझने के लिए हम किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ हमेशा एक चीज आप ध्यान रखिए, इस पूरे यूनिवर्स में ऑब्जेक्ट को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं कि हम उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड करें, लेकिन ऑब्जेक्ट आइदर मैसिव होगा या फिर मासलेस होगा। मैसिव मतलब जिसके पास मास है, इस ग्लास के पास मास है, ठीक है। और मासलेस मतलब एक ऐसी चीज, एक ऐसी वस्तु, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास कोई मास नहीं है, नो मास। जहां तक हमारी जानकारी है, जहां तक हम इस दुनिया को समझते हैं, केवल एक ही चीज है जिसके पास मास नहीं है, वो है लाइट। दैट इज ओनली लाइट, ठीक है। फोटॉन्स यानी जिसको हम प्रकाश भी कहते हैं, ठीक है। लाइट फोटॉन से बनी होती है, लाइट को ही हम प्रकाश कहते हैं। तो फोटॉन्स के पास कोई मास नहीं होता। और फोटॉन को छोड़ के जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, जितने भी चीज, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हो गया, एटम हो गया, मॉलिक्यूल हो गया, सारा मैटर हो गया, सबके पास मास होता है। सबके पास क्या होता है? मास होता है। और जहां पे मास होता है वहां पे इनर्शिया होता है। जहां पे मास होता है वहां पे इनर्शिया होता है। और इस रिलेशन को आप समझिए, इस रिलेशन को आप समझिए कि जितना ज्यादा मास होगा, जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा इनर्शिया होगा। और जितना ज्यादा इनर्शिया होगा उतना ही रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, उतना ही विरोध ज्यादा होगा। और जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही ज्यादा हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। इसी की वजह से एक साइकिल हम आराम से चला सकते हैं कम फोर्स में। उसकी जगह पे अगर कार है तो उसके अंदर इंजन होता है, ट्रक है तो उसके अंदर और भी बड़ा इंजन होता है, वो ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस करता है। उसके जगह अगर हम ट्रेन को रखें तो ट्रेन में तो बहुत बड़ा इंजन होता है, क्योंकि ट्रेन का मास बहुत ज्यादा होता है। जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया, जितना ज्यादा इनर्शिया उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, और जितना ज्यादा रेजिस्टेंस तो उस ऑब्जेक्ट की मोशन को चेंज करने के लिए उतना ही ज्यादा फोर्स हमें अप्लाई करना पड़ेगा। ये इनर्शिया का बेसिक कंसेप्ट है। और इनर्शिया उस हर वस्तु के साथ जुड़ा होता है, हर ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ा होता है जिसके पास मास होता है। मेरे पास मास है, मेरे अंदर इनर्शिया है। इस ग्लास के पास मास है, इस ग्लास के अंदर इनर्शिया है। अर्थ के पास बहुत ज्यादा मास है, अर्थ के पास इनर्शिया है। और आप इमेजिन करके देखिए कि अर्थ जितना बड़ा ऑब्जेक्ट, जिसके पास इतना ज्यादा मास है, जिसके पास जिसका इनर्शिया इतना रेजिस्ट करता है, वो अर्थ मोशन में है। और उस अर्थ को कौन खींच रहा है? सन, सूरज उसको खींच रहा है। मतलब कितना ट्रेमेंडियस फोर्स अप्लाई कर रहा होगा सूरज हमारी अर्थ पर, कि इतना बड़ा ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली मोशन में है। कंटिन्यूअसली ये ऑब्जेक्ट क्या है? मोशन में है। ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि मान लीजिए कि कार रास्ते पे खराब हो गई, दो तीन बंदे मिलकर उसको आराम से ढकल सकते हैं, या फिर चार बंदे लग जाएं अगर थोड़ी सी ज्यादा हैवी हो तो, बड़ी एसयूवी है। लेकिन अगर ट्रक खराब हो जाए तो आप देखोगे कभी कभी 10 लोग भी लग जाएंगे उसको उस जगह से साइड में लेने के लिए, उस जगह से हटाने के लिए, क्योंकि ट्रक का मास बहुत ज्यादा होता है। और अब हम देखते हैं कि एक रेस्ट ऑब्जेक्ट हमारे पास है जो कि है ग्लास, ठीक है। इस ग्लास के पास इनर्शिया, इस इनर्शिया को प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये इनर्शिया कितना कारगर है, कितना यू नो अड़ीग है अपने पोजीशन पे, कितना रेजिस्ट करता है। लुक एट दिस। अब मैं एक नॉर्मल फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करूंगा और हम देखेंगे कि क्या ये ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है। देखिए, ये बहुत छोटा सा फोर्स मैंने इस पे लगाया, क्योंकि ऑब्जेक्ट इतना बड़ा नहीं, इसके पास इतना मास नहीं, लेकिन स्टिल देखिए ये यहाँ पे क्या हो रहा है। बेसिकली एक फोर्स है, ये फोर्स एक एक्सटर्नल फोर्स है और एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर के इनर्शिया के साथ फाइट कर रहा है। एक फाइट हमेशा चल रही होती है इनर्शिया और फोर्स के बीच में। और अगर फोर्स जीत गया
तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो जाएगी, इसका इनर्शिया टूट जाएगा, इसका इनर्शिया ओवरकम हो जाएगा फोर्स से। और अगर फोर्स कम है तो फिर इनर्शिया अपना वजूद दिखाएगा, अपनी ताकत दिखाएगा और वो नहीं हटेगा। और यही हो रहा है। इस कंसेप्ट को मैं इतना डिटेल में इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि इनर्शिया एग्जैक्टली है क्या। बस ये पता होता है कि रेजिस्ट है, चेंज को रेजिस्ट करता है, अपोज करता है। और नहीं नहीं, ऐसा नहीं। एक फाइट चल रही होती है इनर्शिया और फोर्स के बीच में हमेशा। उस हर ऑब्जेक्ट में यह फाइट चल रही होती है जिसके अंदर मास है। और अब देखिए, अगर मैं फोर्स बढ़ाता हूं, देखिए, सॉरी, गिर गया क्योंकि मैंने फोर्स लगाया। इस फोर्स ने इस ग्लास के अंदर के इनर्शिया को ओवरकम किया, इसको तोड़ दिया और इसकी पोजीशन चेंज हो गई। अब मान लीजिए कि इस ग्लास में मैं पानी भर दूं। पानी भरना मतलब इसमें मैटर बढ़ाना, मैटर बढ़ाना मतलब मास बढ़ाना, और ज्यादा मास बढ़ाना मतलब ज्यादा इनर्शिया प्रोड्यूस होना, और ज्यादा इनर्शिया प्रोड्यूस होना मतलब ज्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट होना, और ज्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट होना मतलब ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होना। आप समझ रहे हैं? इस ग्लास के अंदर मैं पानी भर दूं तो मैं इसके अंदर मैटर डाल रहा हूं, जिस मैटर की वजह से इस ओवरऑल जो क्वांटिटी है मैटर की बढ़ जाएगी। मास क्या होता है? मास इज अमाउंट ऑफ मैटर। मास इज अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। यही होता है, दूसरा कुछ नहीं होता। मास सिंपली क्या है? अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट है। अब इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ? पानी डाल रहा हूँ। पानी की वजह से इसके अंदर क्या होगा? मास बढ़ जाएगा। मास बढ़ जाएगा तो इनर्शिया बढ़ जाएगा। इनर्शिया बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। ये ग्लास इतनी आसानी से नहीं गिरेगा। ये ग्लास इतनी आसानी से नहीं गिरेगा, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इस ग्लास को यहां से ऐसे खींच लूं, देखिए, ऐसे खींच लूं, इस सिचुएशन में क्या होगा? इसके अंदर पानी मैंने अगर फुल यहां तक भरा है और मैं इसको यहां से ऐसे खींचूं फोर्स लगा के, तो पानी इस साइड गिरेगा, उल्टा। क्योंकि पानी, इसके अंदर का पानी रेस्ट में था, वो लिक्विड है, ये ग्लास सॉलिड है। ग्लास तो यहां आ जाएगा लेकिन इसके अंदर जो पानी है उसका इनर्शिया रेजिस्ट करेगा और वापस अपनी स्टेट में जाने की कोशिश करेगा। और इस ग्लास को मैं जोर से खींचता हूं तो पानी उछल के इधर आ जाएगा, क्योंकि ये ही उसकी नेचुरल स्टेट थी और उसका इनर्शिया उसको वापस उस स्टेट में ले जाने की कोशिश करेगा। और अगर इस ग्लास को मैं यहां से इधर जोर से खींचूं तो सेम पानी इधर उछलेगा। पानी इधर उछलेगा क्योंकि जब ग्लास यहाँ पे था तो इसके अंदर जो पानी था उसने एक स्टेट को एक्वायर कर लिया, ऑब्टेन कर लिया। अब वो इस स्टेट में पानी पहुंच गया। लेकिन जब मैं इसको इधर खींचता हूं तो पानी उल्टा इधर गिरता है। और इसी की वजह से जो मैसिव ऑब्जेक्ट होते हैं, स्टूडेंट्स आप ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूं, जो मैसिव ऑब्जेक्ट होते हैं उनको जब हम रोकने की कोशिश करते हैं तो हमें ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। वो सडनली नहीं रुकते। एक साइकिल का ब्रेक जब हम लगाते हैं तो साइकिल आराम से रुक जाती है। वहीं पे एक टू व्हीलर है, उसके ब्रेक्स बड़े होते हैं। एक कार के ब्रेक्स उससे भी ज्यादा बड़े होते हैं क्योंकि मास ज्यादा है। अब एक ट्रक है जो चल रहा है, ट्रक चल रहा है, ठीक है। सडनली हम उसको नहीं रोक सकते। ट्रक लोडेड है, ट्रक के पास बहुत ज्यादा मास है। हम अगर उसको ब्रेक भी लगाएंगे तो थोड़ा समय लेता है रुकने के लिए, थोड़ा समय लेता है रुकने के लिए। उसी के जगह अगर हम ट्रेन को रखेंगे तो ट्रेन के ब्रेक्स बहुत पहले ही अप्लाई कर दिए जाते हैं, क्योंकि ट्रेन कोई छोटी चीज नहीं होती है। उसमें बहुत सारे डिब्बे लगे होते हैं, इंजन भारी होता है और कलेक्टिवली बहुत ज्यादा मास उसमें होता है। और इस मास की वजह से उसमें इनर्शिया भी बहुत ज्यादा होता है। और इनर्शिया क्या करेगा? अपनी पोजीशन को चेंज, अपनी स्टेट को चेंज करने के लिए रेजिस्ट करेगा। अब ट्रेन मोशन में है, भारी भरकम है, मैसिव है, ठीक है। और वो, उसका स्टेट क्या है? मोशन है। उसका स्टेट रेस्ट नहीं है, मोशन में है। और जब हम उस ट्रेन को रोकने की कोशिश करते हैं, हम ब्रेक लगाते हैं, तो क्या होता है? मोशन को हम रेस्ट में लाने की कोशिश कर रहे हैं, उस स्टेट को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। जो स्टेट ऑलरेडी मोशन में है उसको हम रेस्ट में लाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे भी इनर्शिया काम करता है। इनर्शिया केवल रेस्ट में जो ऑब्जेक्ट है उस पे काम नहीं करता। इनर्शिया जो ऑब्जेक्ट मोशन में है, जब हम उसको रोकने की कोशिश करते हैं उस पे भी वो काम करता है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब ये तो हमने देख लिया कि
मास और इनर्शिया के बीच में क्या रिलेशन है? मोर मास मोर इनर्शिया। अब ये देखते हैं कि अगर इनर्शिया नहीं होता तो क्या होता? देखिए, इनर्शिया अगर नहीं होता तो किसी भी ऑब्जेक्ट में कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, कोई भी ऑब्जेक्ट आराम से इधर उधर मूव हो जाता, कोई भी ऑब्जेक्ट स्टेबल नहीं होता, वो अपनी पोजीशन को मेंटेन नहीं कर पाता। वो क्या करता? अपनी पोजीशन को मेंटेन नहीं कर पाता, और इसके वजह से क्या होता कि एक नॉर्मल हवा का झोंका आ गया तो कोई ऑब्जेक्ट हवा में उड़ जाता ना। आप इमेजिन करके देखिए कि आपके अंदर कोई इनर्शिया नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई अगर चेंज होना है तो इतनी आसानी से हो जाता कि आपकी पोजीशन हमेशा बदलती रहती। एक जगह पे आप कभी खड़े नहीं हो सकते, और ना ही कोई ऑब्जेक्ट। मैं सिर्फ हमारा एग्जांपल यहाँ पे नहीं देना चाहता, हर वो चीज़ जिसके पास मास है, उस हर चीज़ के साथ ये होता कि एकदम दुनिया कागज़ी बन जाती, लाइक पेपर से बनी हो। इनर्शिया हमारी दुनिया के अंदर जान डालता है, दैट इज़ इनर्शिया। और न्यूटन का लॉ भी तो यही है। इस लाइन को आप देखिए, एन ऑब्जेक्ट स्टेज एट रेस्ट और कीप्स मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद द सेम स्पीड अनलेस समवन फोर्सेस इट टू चेंज, और एन एक्सटर्नल फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स बाहर से आके उसके स्टेट को चेंज नहीं कर देता। यही न्यूटन ने कहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट फॉर एवर एक ही स्टेट में रहेगा जब तक उस ऑब्जेक्ट पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, ठीक है, तो मोशन कैसी होती है? एक यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है? कि ऐसी मोशन जिसकी स्पीड सेम है, जिसकी डायरेक्शन सेम है। मान लीजिए आप एक कार में बैठे हैं, कार यूनिफॉर्म मोशन में है, इसका मतलब ये है कि कार की स्पीड चेंज नहीं होगी और कार की डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगी, मतलब वो कार स्ट्रेट लाइन में चलेगी। अगर डायरेक्शन ही चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब वो कार स्ट्रेट लाइन में चलेगी। वैसे ही कोई भी ऑब्जेक्ट जब यूनिफॉर्म मोशन में होता है तो इसका मतलब ये होता है कि ना ही उसकी स्पीड चेंज होगी, ना ही उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। इसलिए न्यूटन के लॉ में लिखा गया है कि इट विल मूव इन स्ट्रेट लाइन, कि ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ता रहेगा। मतलब कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, जब तक उसको उस रेस्ट से कोई हिलाएगा नहीं, कोई उस पर फोर्स अप्लाई नहीं करेगा, वो रेस्ट में बना रहेगा। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में बना रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स आके उसका स्पीड कम ना कर दे, उसकी डायरेक्शन चेंज ना कर दे, उसको रोक ना दे। फोर्स बहुत सारी चीजें कर सकता है। तो यही इनर्शिया का कंसेप्ट है, और आई होप आपको समझ में आया होगा। अपार्ट फ्रॉम इनर्शिया, अगर आपको कोई भी इसमें इशू है, लाइक कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है, फिजिक्स रिलेटेड, मैथ्स रिलेटेड, आप कमेंट में मुझे बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि अगर उनको भी ये डाउट है, उनको भी इश्यूज हैं कंसेप्ट को समझने के लिए, तो वो आराम से इसको समझ पाए। और सिर्फ इनर्शिया नहीं, फिजिक्स में जितने भी कंसेप्ट है मैं सभी लेके आ रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम का टाइम नज़दीक है। यू नो अभी हमें थोड़ा सा फास्ट पेस में स्टडी करना पड़ेगा और चीज़ों को समझना पड़ेगा, तो आई विल बी हेल्पिंग यू इन द जर्नी। और yes, yeah, thank you for watching this video. Please like, share and subscribe. Thank you so much.